हेलो मुंसियो, हियर योर मेंटर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसी यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 12th का सेकंड चैप्टर। हमने फर्स्ट चैप्टर बहुत इजीली कवर कर लिया था, नहीं देखा है तो उससे जाके देखाओ। आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है सेकंड चैप्टर। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपके लिए कितना जरूरी है, ये इतना जरूरी है अगर आप फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हो तो आप यही प्रिंसिपल को फॉलो करोगे। और आपकी जो पढ़ाई है, जो क्लासेस की आप पढ़ाई करते हो रेगुलरली, उसमें तो ये जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो। मैनेजमेंट हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि मैनेजमेंट होता क्या है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक रूल्स हैं, ठीक है, एक जनरल रूल्स हैं। देखो क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन का मतलब दिशा निर्देश। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ दिशा निर्देश, आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख लो। ये एक दिशा निर्देशक है, ये दिशा दिखाते हैं हमें। किस में दिशा दिखाते हैं, कैसे दिशा दिखाते हैं, कहाँ दिशा दिखाते हैं। ये दिशा दिखाते हैं दैट असिस्ट मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। ये मैनेजर की हेल्प करते हैं, ये मैनेजर को बताते हैं कि डिसीजन कैसे लिया जाए, उसकी हेल्प करते हैं मैनेजर की डिसीजन मेकिंग में। दे आर नॉट रिजिड, ये कोई रिजिड रूल नहीं है जैसे साइंस के रूल होते हैं एकदम रिजिड कि हाँ न्यूटन का लॉ है कि सेब ऊपर से नीचे गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। दे आर फ्लेक्सिबल, हम इनको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है देखो, अलाउइंग अडेप्टेशन इन डिफरेंट सिचुएशन। ये एक ऐसे रूल्स हैं, ये ऐसी जनरल गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। ये कोई रिजिड रूल नहीं है, ये ऐसे रूल्स हैं जो फ्लेक्सिबल हैं, जो मैनेजर अपने द्वारा अपने अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे कर सकता है और ये हर सिचुएशन में अडेप्ट कर देती हैं। यहाँ पे सेकंड जो स्टेटमेंट है उसे भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेसिक रूल्स, ये एक बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस हैं दैट हेल्प मैनेजर टू देयर जॉब प्रॉपर्ली। ऐसे रूल्स हैं, ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनके द्वारा जो मैनेजर है जो अपने जॉब को परफॉर्म करता है ताकि वो डिसीजन ले सके। ये भी देखो वही लिखा है, दीज आर रूल्स टेल्स मैनेजर हाउ टू टेक डिसीजन, how to treat workers, how to get work done faster and better and how to solve problem in the workplace या in the organization भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसे रूल्स हैं जो बताते हैं कि डिसीजन कैसे लेना है, ठीक है, वर्कर्स के साथ ट्रीट कैसे करना है, हमने काम को फास्ट और बेटर कैसे बनाना है और प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और पहले ही बता दे रहा हूँ ये कोई ऐसे रिजिड रूल नहीं है, ये जनरल रूल है, जनरल गाइडलाइंस है जो मैनेजर को हेल्प करती हैं डिसीजन मेकिंग में। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या, वो जानने से पहले हम जान लेते हैं कि नेचर क्या है इनका, ये कैसे काम करते हैं। इनका नेचर मैंने बताया था स्वभाव, नेचर का मतलब होता है स्वभाव। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का स्वभाव क्या है इसे जान लेते हैं हम पहले। आपके एग्जाम में अगर नेचर लिखा आ जाए, फीचर लिखा आ जाए और कैरेक्टरिस्टिक लिखा जाए, तीनों एक ही बात है। तीनों क्या होते हैं आओ जानते। स्वभाव क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, पहला यूनिवर्सली एप्लीकेबल। देखो ये क्या होते हैं, ये हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो बड़ी हो, स्कूल हो हॉस्पिटल हो, जहाँ जहाँ बिजनेस चल रहा है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही हैं उसमें ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट काम आते ही आते हैं। ये यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं, यूनिवर्सली मतलब हर जगह। ये एक जनरल गाइडलाइन है, जनरल गाइडलाइन सर्व एज अ जनरल गाइडलाइन टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेमेडी सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। देखो ये खाली जनरल गाइडलाइन है, ये बता देते कि ऐसा करोगे ऐसा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते हैं। जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री में क्या होता है कि HCl में पानी डालोगे तो ब्लास्ट होगा, वो डेफिनेटली होगा। अगर आग लग गई तो तुम CO2 से आग बुझा सकते हो, फायर एक्सटिंग्विशर से, वो उसका रेडीमेड सॉल्यूशन है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये डील करते हैं ह्यूमन बिहेवियर से। और मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया भी था, जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो इंसान का नेचर होता है, इंसान का नेचर बदल जाता है, इंसान खुद ही बदल जाता है। तो देखो थर्ड है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये जो प्रिंसिपल बने हैं ये बहुत ही एक्सपेरिमेंट के द्वारा बने हैं और प्रैक्टिस के द्वारा बने हैं। थ्रू ऑब्जर्वेशन से बने हैं। एनालाइज ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स को एनालाइज करके ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये बनाए गए हैं। फ्लेक्सिबल हैं, फ्लेक्सिबल कैसे हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं हम इनको अपने अकॉर्डिंग, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है हम इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। मेनली बिहेवियर मैंने आपको बताया कि ये ह्यूमन बिहेवियर पे डील करते हैं, तो यहाँ पे वही है, मेनली बिहेवियर डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर से डील करते हैं। आर द एम एट इन्फ्लुएंसिंग इट, जिसका काम ये होता है कि उनको इन्फ्लुएंस करो और उनको अपने काम में लगाए रखो। अब जानते हैं वॉस फ्योल। फ्योल थे कौन, फ्योल वॉज अ फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर। फ्योल एक फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर थे। ही गिव 14 गोल्डन रूल, इन्होंने 14 हमें गोल्डन रूल दिए जिनका नाम हमने प्रिंसिपल रख दिया। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी हम इन्हीं 14 रूल्स को बोलते हैं।
और यही रूल हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में काम आते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली और सक्सेसफुली रन कर सके। हेनरी फ्योल ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल को हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अब इनके प्रिंसिपल क्या हैं, हम उन प्रिंसिपल को देखते हैं। अब आपकी बुक में ना 14 प्रिंसिपल दिए होंगे, एक ऑर्डर में दिए होंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो मैं पहले बता देता हूँ, आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर नीचे भी याद कर सकते हो। बस बुक में इसलिए दिया है ताकि आप लिंक करते हुए चलो हर प्रिंसिपल को। तो 14 प्रिंसिपल हैं क्या, थोड़ा सा आपको ये बोरिंग चैप्टर लग सकता है, बट आप ध्यान से पढ़ो, लिंक करके चलो, याद करते हुए चलो, तो आपको इंटरेस्ट खुद आएगा। अपने बिजनेस को लेके चलो, इनमें अपने बिजनेस में आप कैसे अप्लाई करोगे इन्हें, वो यहाँ लिंक करके चलो। तो पहले बोलते हैं, फ्योल बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। अब आपको डिवीजन ऑफ वर्क बोल के समझ में तो नहीं आया, तो मैं इसको समझाता हूँ ये होता क्या है। दिस प्रिंसिपल से, ये प्रिंसिपल बोलता है दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, काम को हमने छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए। और सबसे मेन थिंग क्या है, ईच पर्सन शुड डू ओनली वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड इंटरेस्ट। इसमें क्या होगा, काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक काम अलग, एक काम अलग, एक काम अलग। और जो ईच पर्सन होगा, एग्जांपल दे देता हूँ, ये आपका बिजनेस है, आपका ही बिजनेस खुलवा देते हैं आज, ये आपका बिजनेस है, आपने 3 हेड बनाए, मार्केटिंग वाले को अलग रखा, सेल्स वाले को अलग रखा, फाइनेंस वाले को अलग रखा। अब क्या आप अगर एक ही आदमी को रख दोगे सारा काम देखने के लिए, मार्केटिंग भी तू ही देख, फाइनेंस, तो ये उतना अच्छे से इफेक्टिवली काम नहीं हो पाएगा। अगर तुम काम बांट दो कि तू मार्केटिंग का देख, तू सेल्स का देख, तू फाइनेंस का देख, तो तीनों काम बढ़ गए ना। तो फ्योल यही बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, काम को बांट देना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। अगर आपकी स्किल है फाइनेंस में है और आपको मार्केटिंग में डाल दिया, आप उतना काम नहीं कर, उतने अच्छे से इफेक्टिवली काम नहीं कर पाओगे। तो फ्योल यही बोलते हैं, काम को बांटो छोटे छोटे टास्क में, और जो एक ही पर्सन है, जो एक पर्सन है जिसका उसमें इंटरेस्ट है, उसको उसी टाइप का काम दो। और इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, अगर एक ही टाइप का आदमी एक ही टाइप का काम करते जाएगा तो उसका क्या होगा, वो बिकम फास्टर एंड मोर एक्सपर्ट इन इट। वो क्या होगा, फास्टर और मोर एक्सपर्ट और एक्यूरेट हो जाएगा उस काम में। ये है हमारा मुंशी, ठीक है, ये मुंशी है हमारा, ठीक है, ये अकाउंट बनाता है। अब अगर इसको मैं सेल्स का काम दूंगा, ये उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, अकाउंट्स का काम करता है, खाते बनाता है, क्योंकि हमारा मुंशी है। अब ये मुंशी हमारे खाते बनाते जाए, तो एक टाइम पे, कुछ टाइम पे जब इसके बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा, वही काम ये करते रहेगा सेम टाइप का काम, तो ये फास्टर और एक्सपर्ट तो बनी जाएगा ना उस काम पे। तो फ्योल यही बोलते हैं। जैसे फ्योल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, थिंक लाइक अ क्रिकेट टीम में क्या होता है, हर टाइप का काम डिवाइड है, ठीक है, बॉलर अलग है, ऑलराउंडर अलग है, बैटर अलग है, विकेट कीपर अलग है। बॉलर बॉलिंग में एक्सपर्ट है, बैटर बैटिंग में एक्सपर्ट है, विकेट कीपर विकेट कीपिंग में एक्सपर्ट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है कि वो काम को डिवाइड कर दो ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे से ग्रो कर पाए। सेकंड प्रिंसिपल देखते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहले इन दोनों को समझते हैं, अथॉरिटी को समझते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। अथॉरिटी मतलब होती है कि पावर टू टेक डिसीजन लेने की शक्ति अगर आपके अंदर है, आप एक डिसीजन ले सकते हो मैनेजमेंट के अंदर या कहीं भी। आप बोलते हो ये मेरे से हायर अथॉरिटी में है, तो उसके बाद एक डिसीजन मेकिंग की पावर है, ये वो ऑर्डर दे सकता है आपको। तो अथॉरिटी का मीन्स यही है कि मीन्स हैविंग द पावर टू गिव ऑर्डर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, मीन्स ब्रिंग आंसरेबल फॉर द रिजल्ट। अब देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये है हमारा मुंशी, हम आज मुंशी का एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि हमारा खातेदार है। अब मुंशी ने क्या किया, मुंशी ने अपने साथ एक रख दिया छोटे टिंकू को। अब उसने टिंकू से क्या बोला ना कि तू मेरी छोटे छोटे अकाउंट्स में हेल्प करेगा, डेली बेसिस पे मेरे अकाउंट मेंटेन करेगा, और अगर तूने कोई भी डिसीजन लेना है उसके लिए, तुझे कुछ भी चीज़ लेनी है, कोई भी डिसीजन अगर तूने उसके लिए लेने हैं कि पैसा लगाना है, कुछ भी लगाना है अकाउंट्स मेंटेन करने में, तो तू डिसीजन ले सकता है। अब अगर उसने डिसीजन, उसने अथॉरिटी दे दी ना काम करने की कि हाँ तू खाते बना, तुझे उसमें जितना भी खर्चा आ रहा है तू कर, तू कोई भी डिसीजन ले सकता है और अपने नीचे वालों को तू ऑर्डर भी दे सकता है। तो अथॉरिटी दे दी इसको। अब अगर ये फिर भी अच्छे खाते नहीं बना पाया, तो कोई फायदा नहीं है। तो अब ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि ये आंसरेबल होना चाहिए कि ये इतना आपको अगर अथॉरिटी मिली है तो आप फिर भी क्यों नहीं कर पाए ये काम, तो उसके लिए आंसरेबल होना। तो हेनरी फ्योल बोलते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करो, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को बराबर दो। अगर आप किसी को अथॉरिटी देते हो, अथॉरिटी अगर मान लो मैंने अपने अकाउंटेंट को, अपने मुंशी को क्या किया,
मैंने अपने मुंशी से कहा कि चल यार तू दे, जो करना है तू डिसीजन ले ले, लेकिन उसका आंसरेबल ना हो, ठीक है। वो मेरे फालतू के खर्चे कर रहा है अकाउंट बनाने में, कहीं कोई सॉफ्टवेयर ले रहा है, कहीं कोई सॉफ्टवेयर ले रहा है, अपने नीचे 2-3 बंदों को भी रख ले रहा है, तो और काम खराब भी हो गया, उसके लिए आंसरेबल भी नहीं है, वो भाड़ में जाओ कह दे रहा है। तो ऐसे नहीं चलता है। और अगर मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अगर मैंने उसको किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और अथॉरिटी नहीं दी, मैंने बोला ये काम पूरा होना चाहिए, मैंने अपने मुंशी से बोला, ये मेरा मुंशी है, मैंने मुंशी से बोला कि मेरे को 1 महीने के अकाउंट पूरे चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसको मैंने अथॉरिटी नहीं दी, उससे बोला कि कोई सॉफ्टवेयर भी मत लेना, कुछ मत लेना। अब वो पेन से लिखने में ले जाएगा तो टाइम तो उसको बहुत ज़्यादा लगेगा ना। तो फ्योल बोलते हैं शुड गो हैंड इन हैंड, अथॉरिटी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों भी हैंड टू हैंड चलनी चाहिए, दोनों बराबर में चलनी चाहिए। अब तीसरा है डिसिप्लिन। अब देखो डिसिप्लिन तो इजी है, आप अपने स्कूल में डिसिप्लिन फॉलो करते हो, आप अपने घर में डिसिप्लिन फॉलो करते हो, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन मीन्स फॉलोइंग रूल्स, बीइंग पंक्चुअल एंड बिहेव प्रॉपरली। अ वेल डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली लाइक वेल ऑयल्ड मशीन, एम्प्लॉय शुड फॉलो रूल्स। देखो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ो, आपके अंदर भी अगर डिसिप्लिन है तो आप भी वैसे चलोगे जैसे वेल ऑयल्ड मशीन हो। वेल ऑयल्ड मशीन कैसे चलती है, स्मूथली। अगर डिसिप्लिन होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिसिप्लिन अगर आपके स्कूल के अंदर भी होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से स्कूल चलेगा, तो वही फ्यूल बोलते हैं तीसरे प्रिंसिपल में। अब बात करते हैं चौथे और पांचवें प्रिंसिपल में। अब ये दो प्रिंसिपल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तब मैंने इनको ऐसे लिख दिया, और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इनके डिफरेंस भी पूछे गए हैं, तो अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया। यूनिटी ऑफ कमांड में फ्यूल क्या बोलते हैं, अगर एम्प्लॉय कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए कि एक अगर एम्प्लॉय है तो उसका एक ही बॉस होना चाहिए, 1000 बॉस नहीं होने चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा, अगर आपको टीचर स्कूल में क्या कराए, अलग वे से आपको अकाउंट के क्वेश्चन कराए, आपने ट्यूशन लगा रखा है, ट्यूशन में आपको कोई टीचर, आपका ट्यूशन टीचर अलग वे में पढ़ाए, हम आपको अच्छे वे में पढ़ाएं, तो आपको क्या होगा, हमारा समझ में आएगा, अपने स्कूल और कोचिंग का समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा ही बिजनेस के अंदर है, अगर आपके ऊपर 3-4 बॉस हैं, ये आपके 3 बॉस हैं, हमारा ये बेचारा अकेला मुंशी है जिसको अकाउंट का काम दिया जा रहा है, तो ये बोलता है कि तुम अकाउंट का काम ऐसे करो, ये बोलता है तुम भयंकर ऐसे करो, ये बोलता है तुम ऐसे करो, तो ये मुंशी जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। फिर ये मुंशी क्या करेगा, टीम मुंशी वालों ने इसको जो पढ़ाया था वो वाला फॉर्मूला यूज करेगा, अकाउंट अपनी बेस्ट कर लेगा। तो फोर्थ प्रिंसिपल में बोलते हैं, फोर्थ प्रिंसिपल नहीं तो प्रिंसिपल में बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, ठीक है, एक ही बॉस होना चाहिए, एक आदमी के अंदर या एक पूरी टीम के अंदर एक बॉस होना चाहिए जो एक इंस्ट्रक्शन से उनको लीड करे। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, अगर यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर है कि एक बॉस होना चाहिए, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर होता है कि वन कॉमन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल होना चाहिए जो पूरे लोग उसी की तरफ बढ़ते रहें। मान लो ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका गोल है कि 1 बिलियन का हमने टर्नओवर बनाना है, तो वो बना के ही रहेगी, ये पूरी कंपनी का गोल है। पर कंपनी के अंदर क्या आता है, सेल्स वाला अलग आता है, फाइनेंस वाला अलग आता है, मार्केटिंग वाला अलग आता है। अगर इन तीनों के अलग अलग गोल हो जाए, सेल्स वाला सोचे कि मैंने सेल्स बढ़ानी है, फाइनेंस जाए बाहर में, पैसा जितना भी लगे कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंस वाला सोचता है कि मैंने तो यार पैसा बचाना है, अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है, सेल्स जाए बाहर में, सेल्स ना भी हो चलेगा। मार्केटिंग वाला सोचता है कि सेल्स भी जाए बाहर में, फाइनेंस भी जाए बाहर में, बस मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे क्या होता है ना, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन उतनी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती है। अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो, एक अगर कॉमन गोल हो, पूरी टोटल ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल हो, तो ऑर्गेनाइजेशन खुद ही इफेक्टिवली रन करती है। नेक्स्ट देखते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल लगता है मुझे। द प्रिंसिपल टेल्स अस द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और अ ग्रुप शुड बी मोर इंपॉर्टेंट द पर्सनल इंटरेस्ट। देखो अपने इंटरेस्ट को छोड़ के आपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पहले समझना चाहिए। आपने अपना हित, आपको बहुत ही अच्छी हिंदी में समझाता हूँ, अपना हित, अपना बेनिफिट को आपने बाद में देखना है या देखना ही नहीं है। पहले आपने क्या देखना है, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट देखना है। अब मान लो एग्जांपल लो, हमारा एक मुंशी है, ये मुंशी बेचारा जैसे तैसे ऊपर की पोस्ट में चले गया। अब इसका एक दोस्त है जो बेचारा खत्म है, जिसको अकाउंट्स आती नहीं है, वो साइंस बैकग्राउंड का है, ये उस मुंशी का दोस्त है। तो हमारा मुंशी क्या करेगा, इसको भी अकाउंटेंट बना देगा। तो उससे क्या होगा, इसने अपना इंटरेस्ट तो देखा, मुंशी ने अपना इंटरेस्ट क्या देखा कि हाँ दोस्ती ना टूटे,
बट उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट पड़ेगा। आप क्या हो, अगर आप अच्छी पोस्ट में हो, आप खुद के इंटरेस्ट के लिए छुट्टी ले लेते हो या काम को कम करते हो, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन खराब हो जाएगी। तो फ्योल ये बोलते हैं कि सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आप अपना इंटरेस्ट देखने से पहले जनरल इंटरेस्ट देखो और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखो कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए क्या। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, फ्योल बोलते हैं कि जो सैलरी है वो एम्प्लॉय को उसके काम के हिसाब से दो, फेयर सैलरी दो। देखो, अगर कोई एम्प्लॉय है वो 12 घंटे काम कर रहा है, 14 घंटे काम कर रहा है, 18 घंटे काम कर रहा है, तो उसको उसी हिसाब से आप सैलरी दो। ये नहीं कि आपने उसको 12 घंटे रगड़ा और 5 घंटे की सैलरी दे दी। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो भी अच्छे से काम नहीं करेगा। मान लो आपका एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये मुंशी है, यहाँ आप मैनेजर हो, आपने क्या किया, आपने हमारे मुंशी को दी आपने 12,000 रुपये की सैलरी, ठीक है, 5 घंटे काम करने की। अब वहीं आप एक बेचारा साइंस बैकग्राउंड का है, बीटेक करके आया है, आप मैनेजर हो, आपने उसको दे दी सिर्फ 5,000 सैलरी 12 घंटे काम करने की। तो क्या होगा, इसमें जो ये बीटेक वाला है इसका मन कम लगेगा, ये उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। तो जो फ्योल बोलते हैं वो बोलते हैं कि काम के हिसाब से, जितना उसका काम है, जितना अच्छा वो काम करके दे रहा है, उस हिसाब से उसको सैलरी दो, उसकी सैलरी में आनाकानी मत करो, फेयर सैलरी दो, जितनी सैलरी उसकी बनती है उसकी सैलरी दो, वो रेम्यूनरेशन के अंदर आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फ्योल क्या बोलते हैं, पहले हम दोनों को अलग अलग समझेंगे, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन मीन टॉप लेवल बॉसेस मेक मोर डिसीजन। मैंने आपको बताया था 3 टाइप की लेवल होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं लोअर लेवल को। अगर आपको नहीं पता है, आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाओ और यार पहली वीडियो देखो, उसमें मैंने आपको बताया कि टॉप लेवल क्या होती है, लोअर लेवल क्या होती है, मिडिल लेवल क्या होती है। तो जो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन ये याद करते रहना, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और मैंने बताया अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी यहाँ तो टर्म आए हैं, ये आपके आगे वाले चैप्टर्स में भी टर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल में जो बॉस है हमारे, उन्हीं का काम, वही ज्यादातर काम करते हैं डिसीजन लेने का, ठीक है। पर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मींस लोअर लेवल एम्प्लॉय आल्सो गेट डिसीजन मेकिंग पावर। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये आपका बिजनेस है, अगर इसमें सेंट्रलाइजेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप लेवल के जो आदमी हैं वही काम करते हैं। अगर आप बोलो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन नहीं है यार, डिसेंट्रलाइजेशन है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि टॉप लेवल तो डिसीजन लेता ही है, कि लोअर लेवल को भी हम चांस देते हैं डिसीजन लेने का। फ्योल्स बिलीव इन द बैलेंस बिटवीन बोथ। सम टाइम फ्योल क्या बोलता है कि इनमें बैलेंस होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। फ्योल बोलते हैं कि कुछ डिसीजन जो है वो सेंट्रलाइजेशन वाले लेने चाहिए, जैसे अच्छे कोई बड़े डिसीजन है कंपनी को लेके, और छोटे मोटे डिसीजन जो है वो उन्होंने लोअर लेवल को देनी चाहिए, ताकि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे। अब स्केलर चेन की बात करते हैं। स्केलर चेन में फ्योल क्या बोलते हैं, स्केलर चेन इज अ चेन ऑफ कमांड। ये एक चेन ऑफ कमांड है। हु रिपोर्ट्स टू होम, ये बताते हैं कि किसने किसको रिपोर्ट करना है, किसने किसके लिए आंसरेबल होना है, किसने किसको रिपोर्ट करनी है। देयर शुड बी अ क्लियर लाइन फ्रॉम द टॉप बॉस टू द लोअर वर्कर्स। इसमें एक क्लियर लाइन होती है कि टॉप में कौन है और लोअर में कौन है, आप उसको रिपोर्ट करोगे, लोअर वाला फिर अपने ऊपर, अपर वाला फिर उसके ऊपर, अपर वाला फिर उसके ऊपर, ठीक है। तो ताकि जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिवली हो और कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए, ठीक है। अगर आपने देखो, यहाँ पे देखो एक फिगर बनाया है, फिगर को हम देखेंगे, ये है स्केलर चेन, यहाँ पे बॉस है। अगर आपने डायरेक्ट एफ तक कुछ पहुंचाना है तो आप पहले बी के पास जाओगे, फिर सी के पास जाओगे, फिर डी के पास जाओगे, फिर ई के पास जाओगे, ठीक है। ये है स्केलर चेन। अगर आपने ई से सीधे ओ के पास जाना है, कोई ज़रूरी बात है, कोई जल्दी आपने बात करनी है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हो। एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम बोलते हैं गैंग प्लान। अगर आप स्केलर चेन फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब यही नहीं कि आप हाँ इसी बेसिस पे चलो, आपने ई से लेके ओ में कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो आप पहले डी के पास जाओ, फिर सी के पास जाओ, फिर बी के पास जाओ, फिर ए के पास जाओ, फिर उसके बाद एल एम एन ओ, फिर पहुँचे इन्फॉर्मेशन यहाँ। ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो आप डायरेक्ट भी उसके पास जाके इन्फॉर्मेशन बता सकते हो, जिसे हम गैंग प्लान के नाम से जानते हैं। हम इसमें गैंग प्लान भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है कि हर चीज़ एक ऑर्डर पे रखी हो।
आप कुछ भी आप अपने घर में देखते हो, सामान एक अच्छे से मैनेज, घर में छोड़ो, आप अपने रूम पे किताबों को अच्छे से मैनेज करके चलते हो तो क्या होता है, आपका टाइम बचता है। आपने सारी किताबें एक अच्छे से मैनेज, यहाँ पे आपने अकाउंट्स की बुक रखी, उसके ऊपर कॉपी रखी, उसके ऊपर ट्यूशन की कॉपी रखी, बिजनेस रखी, इको रखी, तो आपको पता चलेगा ना इको ये है, बिजनेस ये है, अकाउंट्स ये है। तो आपने क्या करना है, बिजनेस के अंदर भी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, फ्योल बोलते हैं कि देयर आर फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीवन। एवरीवन किसके लिए, एवरीवन मतलब एम्प्लॉय के लिए भी फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए और मशीनरी के लिए भी फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए। सो इफ एवरीथिंग इज प्रेजेंट एट द फिक्स्ड प्लेस, सो देयर इज द एफिशिएंसी इन डूइंग टास्क। अगर हर चीज उसके फिक्स्ड प्लेस में एक अच्छी जगह पे रखा हुआ है तो जो काम होगा वो एफिशिएंसी होगा। नेक्स्ट देखते हैं इक्विटी। अब इक्विटी के अंदर क्या बोलते हैं, फ्योल। फ्योल बोलते हैं कि हम फेयरनेस, काइंडनेस, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एम्प्लॉय। जो मैनेजर है उसने बूढ़े जवान पे डिफरेंस नहीं करना है, मेल फीमेल पे डिफरेंस नहीं करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको एक जैसा ट्रीट करना है। यहाँ लिखा भी है दे शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली, रिच पुअर, अमीर गरीब में आपने डिफरेंस नहीं करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ओल्ड यंग, मेल फीमेल सेम पोजीशन में। मान लो हमारा मुंशी है, यहाँ पे हमारा मुंशी है और यहाँ पे एक साइंस बैकग्राउंड वाला है। क्या होता है, हमारे मुंशी को तो मालिक साहब बोलते हैं, बस मुंशी यार तू तो बड़ा सही आदमी है, और इसको हर बार नकार देते हैं। आपके स्कूल में भी होता है, कोई टॉपर होता है टीचर को अच्छा मानता है, जो बेकार बच्चा होता है उसको टीचर उतना अच्छा नहीं मानता है। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर किसी को एक इक्वली ट्रीटमेंट देना है, हर किसी लेवल में, जॉब के लेवल में इक्वली ट्रीट करना है। 12th है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। इसका मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय के साथ हमने क्या करना है कि अच्छे एम्प्लॉय को लेना है। जब हम एम्प्लॉय को रिक्रूट करें तो ऐसे एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है जो हमारे नॉलेजेबल हो, स्किलफुल हो, जो हमारे लॉन्ग टाइम तक, यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय इन द जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय तक हमने एम्प्लॉय को रखना है ताकि फ्रीक्वेंटली हायरिंग एंड फायरिंग क्रिएट्स प्रॉब्लम। अगर हम फ्रीक्वेंटली हायर भी करते हैं और निकाल भी देते हैं नौकरी से तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हमारा काम में डिले हो सकती है। तो एक ही एम्प्लॉय को लंबे समय के लिए रखो ताकि जो हमारे काम है, जो वर्क है हमारा इफेक्टिवली हो। स्टेबिलिटी होनी चाहिए पर्सनल की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टिकने चाहिए। इनिशिएटिव के अंदर क्या आता है, फ्योल इंकरेज मैनेजर टू लेट एम्प्लॉय टेक इनिशिएटिव, कम अप विथ आइडिया, सॉल्व प्रॉब्लम। देखो फ्योल क्या बोलते हैं कि हमने अपने एम्प्लॉय को भी इनिशिएटिव देना चाहिए ताकि वो बोल सकें, अपने आइडिया ला सकें। कि देखो यहाँ पे हम दोबारा मुंशी का एग्जांपल ले लेते हैं। मैनेजर ने क्या बोला मुंशी से कि चल भाई यार इस बार कुछ नया करके देखते हैं। तो फ्योल अगर मैनेजर से डरता है, बोलने से झिझकिचाता है तो वो कुछ नहीं बोलेगा। अगर हम मैनेजर उसको पहले से ही इंसिस्ट करे रहता, उसको बोलने का मौका दिए रहता तो वो खुल के बोल सकता कि टैली में काम करेंगे सर, हम एक्सेल में काम करेंगे सर, हम ऐसे काम बनाएंगे सर। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, अपने एम्प्लॉय को, जो हमारा एम्प्लॉय है उसको फ्रीली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी, और उसके आइडिया, जो आइडिया देना चाहता है वो फ्रीली आके हमसे बोल सके, आइडिया शेयर कर सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लास्ट प्रिंसिपल है स्पिरिट दी क्रॉप्स। स्पिरिट दी क्रॉप्स का मतलब है टीम स्पिरिट। द फैंसी फ्रेंच टर्म मीन्स टीम स्पिरिट। स्पिरिट दी क्रॉप्स का मतलब ही क्या है, टीम स्पिरिट है। इसके अंदर जो फ्योल बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि आई को रिप्लेस करना चाहिए वी की जगह। कई बार क्या होता है, काम एक टीम लीडर होता है जिसके अंदर पूरी टीम होती है तो पूरा क्रेडिट टीम लीडर ले लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कहता है फ्योल। और फ्योल बोलते हैं कि जो कंपनी है उसमें आई की जगह हमने वी लाना चाहिए कि मैंने नहीं हमने किया। मैनेजर ने भी क्या बोलना चाहिए, मैंने नहीं हमने सबने किया। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। सारा काम टीम के अकॉर्डिंगली होना चाहिए ताकि जो हमारा काम है, जो हमारा वर्क है वो अच्छे से रन हो सके। होप करता हूँ आपको सारे प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं आए तो दोबारा से वीडियो देखो, कोई डाउट है तो कमेंट करो। बाकी सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल, द चैंप इज इन मेकिंग।